हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ यशोवर्धन और ये है हजेला IAS अकेडमी का यूट्यूब का चैनल हजेलाज IAS। तो दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो लगभग सभी अखबारों की सुर्खियाँ बना हुआ है कि नेपाल में जेन ज़ी की क्रांति आवाज़ दबाई तो नेपाल में युवाओं का विद्रोह, 19 लोगों की मौत हो गई है, 350 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं, सरकार ने सोशल मीडिया पर लगाया बैन तो युवा उतरे सड़क पर। और लगभग कुछ इसी तरह की स्थितियां दुनिया में और भी देशों में हो चुकी हैं। वही चीज़ रिपीट हो रही है नेपाल में। तो नेपाल में अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, तो नेपाल और श्रीलंका के बाद अब नेपाल में युवाओं ने बगावत कर दी है। वे क्या करना चाहते हैं, क्या है, उन सारे मुद्दों को विस्तार से हम अब चर्चा करेंगे। तो चलिए क्रमवार एक एक करके देखते हैं। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं का गुस्सा। अब ये क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे लगा दिया गया बैन, तो नेपाल में जो असंतोष था वो अब सड़कों पर युवाओं के रूप में उतर गया है। और कुछ ही घंटों में, मतलब कुछ घंटों में जब इस तरह की स्थितियां पैदा हुई तो सरकार ने भी घुटने टेक दिए और अब वो बैन हटा लिया। भले ही बैन हटा लिया गया है, लेकिन हमें उन वास्तविक कारणों की पड़ताल जरूर करनी चाहिए कि आखिर नेपाल में ये स्थितियां क्यों बनी, क्या कारण थे कि युवाओं को सोशल मीडिया पर अगर बैन लगाया जाता है तो उनका गुस्सा सड़क पर उतरता है और आर्मी को भी उतरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 7 बड़े शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ता है और PM ओली को भी लगता है कि उनकी सरकार के लिए खतरा पैदा हो गया है। संसद पर कब्जा करने के लिए युवा एकजुट हो गए। आखिर इन सब के पीछे क्या वजह रही, क्या बड़ी वजह है, हम उन सारे मुद्दों को यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। तो जेन ज़ी ये एक शब्द है आज की जनरेशन के लिए, जो नई जनरेशन उसके लिए, इस पे भी हम बातचीत करेंगे कि ये क्या है। तो जेन ज़ी के हजारों प्रदर्शनकारी सोमवार को सड़कों पर उतरे। पुलिस ने संसद जा रहे युवाओं को रोकने की कोशिश की। प्रदर्शन हिंसक हो जाते हैं, 19 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है और 350 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। और हालात इतने बिगड़ गए कि हालात को संभालने के लिए देश में सेना उतारनी पड़ती है, जबकि सेना का काम होता है दूसरे देशों से रक्षा करने का। लेकिन अपने लोगों के विरुद्ध यहाँ पर पुलिस के हालात काबू में नहीं आ रहे थे तो सेना को उतारना पड़ा। अगर देखा जाए तो राजधानी के संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, PM निवास और केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्रों में हर जगह वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया और बड़े बड़े 7 शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। हालात बिगड़े तो यहाँ तक कि गृह मंत्री जो है रमेश लेखक, उनको नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि ये जब भी इस पर बैन लगाया गया 3 सितंबर से यहाँ पे बैन एप्लीकेबल था और जब लगातार आंदोलन उग्र होता गया तो सरकार ने सिर्फ 5 से 6 घंटे में घुटने टेक दिए और सरकार को घोषणा करनी पड़ी कि अब बैन हटा लिया गया है और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चलने लगे हैं। आखिर क्यों, ये सब क्या हुआ? तो आगे बढ़ने के पहले हम बता दें कि जब ये आंदोलन, जहां हम देखते हैं कि नेपाल में जेन ज़ी क्रांति, इस तरह की जो खबर बनी हुई है, क्या है, तो जेन ज़ी कौन है? तो 1997 से 2012 के बीच में जन्म लेने वाली जो पीढ़ी है उसे जनरेशन Z या जेन ज़ी कहा जाता है। हुआ कुछ ऐसा कि नेपाल की सरकार ने 28 अगस्त को फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत लगभग 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया और सिर्फ एकमात्र चीनी टिकटॉक के अलावा लगभग सभी प्लेटफॉर्म्स लगभग 3 सितंबर से बंद थे। ऐसे में युवाओं ने बगावत कर दी। तो क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना ही इस बगावत का सबसे बड़ा कारण था? नहीं, अकेला ये नहीं था, और भी कई सारी वजह थी कि आखिर क्यों युवाओं के अंदर असंतोष था। क्या विदेश नीति को लेकर के, क्या अर्थव्यवस्था को लेकर के, या फिर नेताओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के। तो जो वास्तविक मुद्दे हैं हम उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि नेपाल के युवाओं ने आखिर बगावत क्यों की। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है नेपोटिज्म का। जनरेशन जी जो है, जेन ज़ी,
ने देखा कि चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी भी चरम पर है, ऐसे में उनके बीच एक निराशा का माहौल है। और ऐसे में जब वे देखते हैं कि सरकार के स्तर पर भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म की नीति चल रही है, अपने चाहने वाले या चहेते लोगों को ही सिर्फ कुर्सी दी जाती है और नेताओं के बच्चे विदेश यात्राएं कर रहे हैं, महंगे महंगे ब्रांडेड सामान खरीद रहे हैं, शान और शौकत की पार्टियां वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाल रहे हैं, जिन्हें देख करके नेपाल के आम युवाओं में असंतोष व्याप्त था। और ऐसे में जो फिलीपींस और इंडोनेशिया का एक नेपो बेबी कैंपेन जो चल रहा था, वैसा ही कुछ नेपाल में भी ट्रेंड करने लगा। और सरकार ने जब इस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की तो जेन जी ने माना कि ये उनकी अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाने का काम है, उनकी आज़ादी पर रोक लगाई जा रही है, तो ये विद्रोह फूट पड़ा। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत बड़े रीज़न हैं। अभी हाल ही में पिछले 4 सालों में देखा गया कि 3 बड़े घोटाले नेपाल में सामने आए। 2021 में लगभग 54 करोड़ 600 करोड़ की गिरी भूमि बंधु घोटाला आया, 2023 में 13,600 करोड़ का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला और 2026 में एक 69,600 करोड़ का एक कोऑपरेटिव घोटाला। ये लगातार जो घोटाले आए, इनके कारण युवाओं का विश्वास जो था सरकार पर से उठना लगा और लगा कि ना केवल भाई भतीजावाद है, बल्कि सरकार पूरी तरह से घोटालों में लिप्त है, उस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। ऐसे में सरकार के प्रति युवाओं का आक्रोश लगातार बढ़ता चला जा रहा था। अगली बात अगर देखें तो सियासी तौर पर भी देखें कि राजनीतिक अस्थिरता लगातार बनी है। पिछले 5 सालों में नेपाल में 3 सरकारें आई हैं। जुलाई 2021 में अगर देखा जाए तो शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। दिसंबर 2022 में प्रचंड पीएम बनते हैं और फिर जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री फिर ओली प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ऐसे में देखा गया कि राजनीतिक तौर पे सरकारें सौदेबाजी में लगे हुए, राजनीतिक दल सौदेबाजी में लगे हुए हैं। किसी का इस बात पर ध्यान नहीं कि बेरोजगारी को दूर करे, भ्रष्टाचार को मिटाए, घोटालों को रोके, युवाओं को रोजगार की बात करे। ऐसे में असंतोष तो फूटना ही था। बेरोजगारी और आर्थिक असमानता भी लगातार बढ़ती चली जा रही थी। अगर 2019 में देखें तो बेरोजगारी दर तब अगर 10.39 थी और वर्तमान में ये बढ़ करके 10.71% पर पहुंच गई, मतलब इसमें बढ़ोतरी हो रही है। इसी प्रकार से अगर महंगाई दर देखें तो 2019 में जहां पे 4.6% थी, अब वो बढ़ करके फिर 5.2% पर हो गई है। इसके अलावा अगर आर्थिक असमानता देखें तो नेपाल में बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक असमानता व्याप्त है। नेपाल की मात्र 20% आबादी के पास देश की 56% से ज़्यादा संपत्ति है। ऐसे में समझा जा सकता है कि देश में कितना ज़्यादा आर्थिक असमानता व्याप्त है। इसके अलावा देखा गया कि विदेशी दबाव के आगे जिस तरह की नेपाल की सरकार झुकती चली जा रही है, दूसरे देशों को अपने राष्ट्रीय हितों के ऊपर इंपॉर्टेंस दे रही है, इसने भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान कर रखा था। जब ओली सत्ता में आते हैं तो वे उनका झुकाव चीन की तरफ बढ़ता चला जाता है। पहले की सरकारों के वे कई फैसले जहां वे देखते हैं कि अमेरिका के प्रभाव में लिए गए थे, अब वे देखते हैं कि चीन के प्रभाव में ओली ले रहे हैं। इसी प्रकार से जब सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया और सिर्फ चीन के एप्लीकेशन टिकटॉक को प्रतिबंध से बाहर रखा, रेस्ट ऑफ सभी के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, तो युवाओं को लगा कि जो बड़े देश हैं उनके दबाव में नेपाल की सरकार काम कर रही है। कुल मिलाकर के यहाँ पर उन्हें लगा कि उनकी संप्रभुता के साथ समझौता किया जा रहा है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण था, नेपाल की लगातार भारत से बढ़ती दूरी के कारण आर्थिक तनाव पैदा हो गए। क्यों? क्योंकि पीएम ओली जब बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं ओली, तो लिपुलेख दर्रे को वो नेपाल के नक्शे में दिखा देते हैं और चीन के साथ वो लगातार अपनी नज़दीकियों को बढ़ाते चले जाते हैं, जिसके कारण भारत के साथ नेपाल के संबंधों में तनाव आ जाता है और ऐसे में नेपाल के ऊपर आर्थिक दबाव पड़ने लग जाता है। बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच जाती है, महंगाई लगातार बढ़ती चली जाती है, युवाओं को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होती है, तो भ्रष्टाचार को लेकर के तो इस आंदोलन को उभरना था ही था। लेकिन इसमें एक बड़ी भूमिका देखी जाती है नेपाल का एक सामाजिक संगठन, जो कि छात्रों का एक संगठन है, हम ही नेपाल। उसकी क्या भूमिका है इसे समझना होगा। नेपाल के छात्र आंदोलनों के पीछे अगर देखा जाए तो हम ही नेपाल नाम के एक संगठन की भूमिका है। यह संगठन पहली बार सियासी मामलों में दखल दे रहा, नहीं तो अब तक ये सिर्फ और सिर्फ मानवीय मदद किया करता था। इस संगठन के जो प्रमुख हैं सुदन गुरुङ,
इन्होंने लोगों को एकजुट किया, इन्होंने लोगों के गुस्से को समझाया और डिजिटल टूल्स के जरिए इन्होंने छात्रों को संदेश भेजा कि नेपाल की स्थितियां किस कदर बिगड़ रही हैं और उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने स्कूल और कॉलेज की यूनिफॉर्म में और किताबें और बस्ते लेकर के प्रदर्शनों में शामिल हों। गुरुंग ने दावा किया कि जो भी विरोध प्रदर्शन ये पूरे देश में फैल चुके हैं, ऐसे में इन बड़े शहरों के युवाओं को भी लगा कि वे भी प्रदर्शन में क्यों पीछे रहें, उन्हें भी आना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर देखें तो यहाँ पे गुरुंग की एक बड़ी भूमिका है, हामी नेपाल जो संगठन है इसकी बड़ी भूमिका है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा कारण है कि जो पुरानी जो सियासी पीढ़ी है, जो सियासी नेतृत्व है, वो अपने आप को मुख्य धारा से हटाने के लिए भी तैयार नहीं है, युवाओं को वे मौका नहीं देना चाहते हैं। तो नेपाल में अगर देखा जाए तो पीढ़ीगत हस्तांतरण ना हो पाने के कारण भी जेन जी का गुस्सा सड़कों पर फूटा। वे चाहते कि अब नई तरह की व्यवस्था में उन्हें भी मौका मिले, वे भी सरकार में नेतृत्व करना चाहते हैं। ऐसे में जो मौजूदा सरकार है उसकी वैधता लगभग इस आंदोलन ने समाप्त सी कर दी है। लगा कि सरकार है ही नहीं, इतना ज़्यादा युवाओं में आक्रोश आ गया। अब युवा पीढ़ी चाहती कि नेतृत्व उनके हाथों में हो, नए सिरे से वे चाहते कि चुनाव हो और युवाओं को भरपूर मौका मिले। देखिए यहाँ पर कुछ बातें माननी होंगी कि वे चाहते कि यहाँ पर वे कोई सरकार का तख्ता पलट करना नहीं चाहते, बस वे चाहते कि मौजूदा जो दल हैं ये सरकार को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो अब जो युवाओं के जो दल हैं, नए जो राजनीतिक दल हैं, उन्हें आकर के राजनीति को संभालना होगा ताकि देश को नए सिरे से वे ऊंचाइयों पर ले जा सकें। और युवाओं की जो समस्या, बेरोजगारी की समस्या, इसके अलावा महंगाई की समस्या या बड़े देशों के समक्ष झुकना, नेपाल अपनी संप्रभुता से जो समझौता करता है, ये ऐसा प्रतीत ना हो कि नेपाल लगातार बड़े देशों के दबाव में काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर यहाँ पे देखा जाए तो युवाओं का अगर यहाँ पे जो आंदोलन जो फूटा, लगता जरूर है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने के कारण हुआ। इसने तो सिर्फ एक तात्कालिक कारण पैदा किया, अगर ये आज नहीं होता तो भविष्य में ये होना ही था। क्योंकि जो बड़ी समस्याएं, नेपोटिज्म की समस्या, भाई भतीजावाद जो है, या फिर महंगाई की समस्या, या नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता की समस्या, नेपाल में भ्रष्टाचार की समस्या, बड़े देशों के आगे नेपाल की सरकार जिस तरह से दबाव में काम करे, कभी अमेरिका तो कभी चीन के दबाव में, और भारत के साथ जिस तरह से संबंधों में तनाव के कारण भारत में रोजगार की संभावनाएं और आर्थिक अवसर उन्हें कम दिखने लग गए हैं, इन सब का जिम्मेदार उन्होंने अभी वर्तमान की तत्कालीन जो सरकार काम कर रही है उसको माना है। ऐसे में उनका विद्रोह फूटना ही था। तो दोस्तों यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि नेपाल के इस घटनाक्रम से भारत को भी सबक लेना चाहिए कि जो युवाओं की समस्याएं, बेरोजगारी की समस्या है उसे दूर करना चाहिए, महंगाई को सरकार को कंट्रोल में रखना चाहिए और अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को देनी चाहिए जिससे कि लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपकी एक समझ बनी होगी कि नेपाल की वास्तविक समस्याएं क्या हैं, युवाओं के आंदोलन के पीछे क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन है या इसके अलावा जो अन्य कारण हैं वे भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो चलिए एक समझ आपकी बनी। अगर आप अब तक हमारे साथ बने हुए और आपने हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करें और बेल बटन जरूर पुश कर दें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों मैं हूं यशोवर्धन और ये है हाजीलाइस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हाजीलाइस IAS। फिर मिलते हम अगले दिन एक नए विषय के साथ। लगातार आप जागरूक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों।